मेरी मधुबाला, मैंने कहा ना, दूर रहो मुझसे। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। यही एक फेवरेट डायलॉग था जो वो दोहराती रहती थी। ये एक दिन की बात नहीं थी, ऐसा हमारी शादी के बाद से ही हो रहा है। पूरे 36 गुण मिलाए गए थे, शादी के वक्त जाने कैसे। बाद में तो यही लगा, वो ज़मीन और मैं आसमान। मैं खुले हाथ खर्च करने वाला। अगर कोई आकर ज़रूरत बता कुछ मांग ले तो मैं कभी मना नहीं कर पाता। और वो दांतों से रुपये पकड़ने वाली, एक रुपया इधर उधर हो जाए तो दिन भर हिसाब करने लगती। मैं अस्त व्यस्त घर को अपना आराम गृह मानने वाला, वहाँ अपनी मर्जी से कैसे भी रहने वाला, और वो घर को हमेशा शोपीस की तरह सजाकर रखने वाली। अक्सर हम टकराते थे। ये जूते ऐसे कैसे फेंक दिए, ये तावल इस्तेमाल कर फिर अच्छे से क्यों नहीं लटकाए जैसे पहले से रहता है, गीले पैरों से फर्श गीला क्यों किया। और भी अनगिनत शिकायतें रहती थी उसे मुझसे। आज तक कभी मेरी तारीफ के एक शब्द निकले नहीं मुँह से। हाँ, ये जरूर कहती रहती थी, किस्मत फूटी थी मेरी जो यहाँ आ गई। उसे खुश करने के लिए बहुत कुछ करता था मैं। पहली तारीख को उसके लिए साड़ी लेकर आया था। देखते ही बोली, हद होती है फिजूल खर्ची की, अभी तो दुर्गा पूजा में नए कपड़े लिए थे ना। मुझे लगा था मेरे कम वेतन के कारण बेचारी आज तक कोई गहना नहीं ले पाई। थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर उसके लिए एक अंगूठी ली। बहुत खुशी से घर पहुंचा और उसके पास जाकर बोला था, अपनी आंखें बंद करो, तुम्हारे लिए कुछ है मेरे पास। उसने आंखें बंद की तो उसकी उंगली में डाल दी। देखते ही बोली थी, माँ 15 दिन से बीमार है। मैं ये सोचकर उनसे मिलने नहीं जाती कि पैसे खर्च कर दी तो महीना कैसे चलेगा, गोलू की फीस कहाँ से लाऊंगी, और तुम मुझसे पैसे छिपाते हो। मेरा इश्क हवा बनकर उड़ गया और मैंने सोच लिया, अब इसके लिए कभी कुछ नहीं लाऊंगा। बस यही नहीं, मैंने भी ये मान लिया कि मेरी किस्मत फूटी थी जो ऐसी नीरस बीबी मिली है। प्यार की एक बोल नहीं, इसे बस मुझ में कमियां ही कमियां नजर आती है। उसका स्वभाव समझ नहीं आता था मुझे। सुबह उठने से लेकर मेरे सोने तक मेरी एक एक ज़रूरत का ख्याल रखती। मेरी पसंद का ही खाना बनता था मेरे घर में। उसकी पसंद क्या है ये तो मुझे आज तक ज्ञात नहीं। पर क्या जिंदगी भौतिक ज़रूरतों से ही कट जाती है? क्या भावनात्मक कोई जिम्मेदारी नहीं? ठीक है, अगर तुम पैसे बचाकर, घर को सजाकर और मुझे अनुशासन में रखकर ही खुश रह सकती हो तो यही सही। मैं सुबह जल्दी घर से निकल जाता, दोपहर को भी ऑफिस कैंटीन में कुछ खा लेता और रात को देर से लौटने लगा, ये सोचकर कि शायद उसे मेरी कमी महसूस हो। वो मुझसे मेरे देर से आने का कारण पूछे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो तो आज भी मेरे मोजों के गंध से परेशान थी। मेरे ऑफिस में खाने को फिजूल खर्ची बताती थी। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। अगर हमारे बीच गोलू नहीं होता तो मैं कब का उसे छोड़कर जा चुका होता। धीरे धीरे उसे बदलने की कोशिश कम हो गई। मैंने मान लिया ये मेरी बदरंग जिंदगी ऐसे ही कटेगी। एक दिन दोपहर को कैंटीन में बैठा सैंडविच खा रहा था, तभी कविता मेरे पास आई। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? उसने पूछा। अरे बिल्कुल, ये कैंटीन सबके लिए है, मैंने कहा। आपका घर यहाँ पास ही है ना? वो बोली। अभी 3 महीने ही हुए थे उसे ऑफिस में आए और मेरे बारे में इतना जानती है। मैं भीतर से खुश हुआ। हाँ, पास ही है, मैं बोला। फिर भी घर नहीं जाते खाने? क्यों, वाइफ कहीं बाहर गई है क्या? बस समय बचा लेता हूँ, मैं बोला। हमने साथ साथ कॉफ़ी पी। उस दिन के बाद अक्सर हमारी बातें होने लगी। पारिवारिक जिम्मेदारी उठाते उठाते वो 35 की हो गई थी। अपना घर नहीं बसा पाई और अब बसाना भी नहीं चाहती थी।
उसके इतने दिन हो गए थे यहाँ आए, पर मेरा ध्यान कभी नहीं गया उस पर। अब जब रोज बातें होने लगी तो मैं उसके बारे में सोचने लगा। वह घर से अपना टिफिन लेकर आती थी। अब जिद करके मुझे कैंटीन का खाने नहीं देती। वो कहती, मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आई हूँ। मैं सोचता, इतनी मेहरबानी क्यों मुझ पर? वो और किसी के साथ तो कभी इतना घुलती मिलती नहीं। एक दिन बोली, जानती हो, मेरा कोई मित्र नहीं, ना ही कोई पुरुष, ना कोई स्त्री। तुम पहले ऐसा इंसान हो जिसका साथ मुझे अच्छा लगने लगा है। उसकी बातों ने धड़कनें बढ़ा दी थी मेरी। क्या मैं सच में इतना खास हूँ? फिर मधु को क्यों एक भी गुण आज तक नजर नहीं आते मुझ में? कमी मुझ में नहीं, उस घमंडी औरत में है। मैंने खुद को समझाया और कविता की दोस्ती को दिल से स्वीकार कर लिया। अब मैं उदास नहीं रहता था। अब कोई कमी नहीं लगती थी जिंदगी में। सुबह उठने के साथ ही जल्दी रहती थी ऑफिस पहुंचने की। जल्दी जल्दी काम निपटाता और उसके बाद का सारा वक्त मेरा बस कविता के लिए थे। कई बार हम ऑफिस के बाद कॉफ़ी शॉप में गए, पार्क के बेंच पर बैठकर घंटों बातें की और एक दिन कविता ने साथ पिक्चर देखने का प्लान भी बना लिया। रविवार का दिन था। मैं ऑफिस का ज़रूरी काम है बोलकर घर से निकल रहा था। रविवार को भी अब ऑफिस पूरा दिन बिताकर भी पेट नहीं भरता क्या? मधु बोली थी। पहली बार उसका ये ताना मुझे अच्छा लग रहा था। ऐसा लगा वो मेरे साथ रहना चाहती है। एक बार तो ऐसा भी मन किया कि ना जाऊं, पर कविता के साथ वक्त बिताने की मेरी चाह को मधु का ये नया बदलाव रोक नहीं पाया और मैं चला गया। हमने साथ साथ पिक्चर देखी। बीच में एक बहुत ही भावुक सीन था। कविता ने मेरा हाथ पकड़ लिया। एक तो यह रोमांटिक फिल्म और दूसरा पहली बार किसी नारी ने इतने प्रेम से मेरा हाथ पकड़ा था। मैं तो भाव विभोर था। उन पलों में एक बार भी मुझे मधु का ख्याल नहीं आया। फिल्म देखने के बाद साथ खाना खाया, फिर पार्क के कोने वाले बेंच पर उसका हाथ थामे बैठा था। उसने अपना सिर मेरे कंधे में रख दिया। रात को जहाँ मैं मुंह लटकाए घर आता था, वहीं मैं गुनगुना रहा था। मधु ने भी मुझे एक बार भी किसी काम के लिए नहीं टोका। रात को वो बड़े कोमल स्वर में मुझसे बोली, ऑफिस में आजकल बहुत काम होता है क्या? हाँ, आजकल काम ज़्यादा ही हो रहा है। थोड़े ज़्यादा पैसे तुम्हें दे पाऊँ इसलिए ओवरटाइम करता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं इतना काम करने की। कम खर्च में चलना मुझे आता है। कल से 5 बजे ही ऑफिस से निकल जाना। मैंने कहा, देखता हूँ, अभी बहुत काम ले लिया है सिर पर, ख़त्म करना भी तो ज़रूरी है। वो मुझसे लिपटकर सो गई। मैं रात भर सोचता रहा, ये अच्छी है या बुरी? जब मैं इसके साथ वक्त बिताना चाहता था तो इसके मुंह से 2 मीठे बोल के लिए तरस गया और आज ये खुद, कहीं इसे मुझ पर शक तो नहीं? मैं डरकर कांप उठा। क्या होगा अगर इसे पता चल गया मेरे और कविता के रिश्ते के बारे में? ये तो घर से ऑफिस तक मुझे बदनाम कर देगी। इसके गुस्से का कोई भरोसा नहीं, कहीं सबके सामने हाथ ना उठा दे। फिर क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा। मैं सोचकर ही इतना डर गया कि वो मुझे बगल में लिपटी नागिन लगने लगी, जो किसी भी पल मुझे डस सकती थी। मैंने डरकर उसे दूर किया और दूसरी ओर मुंह करके सो गया। दूसरे दिन जब कविता मुझे मिली तो बहुत उदास थी। मैंने पूछा तो कहने लगी, कब तक किराए के घर में रहूंगी? एक ज़मीन देखी है 7 लाख की। मेरे पास कुल मिलाकर 2 लाख ही हैं। अगर बाकी तुम मदद कर देती तो ज़मीन के साथ साथ मैं भी तो तुम्हारी ही रहूंगी ना। वो तो ठीक है कविता, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं। 20,000 की नौकरी में तुम तो समझ ही सकती हो घर कैसे चलता होगा इस शहर में। कुछ दिन इंतजार क्यों नहीं कर लेती? पहली बार कुछ मांगा था और मना कर दिया।
बस टाइम पास समझ के रखा था ना मुझे। घर में बीवी और बाहर मैं। बहुत गलत सोच है तुम्हारी। तुम चाहते तो दे सकते थे। जानती हूँ गांव में बहुत ज़मीन है तुम्हारी। हाँ है, पर वो मधु कभी मुझे बेचने ना देगी। वो तो पुरखों की निशानी मानती है उसे। मैं कुछ नहीं जानती, कैसे भी करके मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं ये सारी तस्वीरें तुम्हारे घर भेज दूंगी। अगर तुम मेरे नहीं तो मैं क्यों बनी रहूं तुम्हारी। कहकर कविता ने ऑफिस, पार्क, थिएटर की कई तस्वीरें सामने पटक दी। किसी में मैं उसका हाथ थामे था तो किसी में उसका सिर मेरे कंधों में। मैं अवाक सा बैठा था। वो आगे बोली, इन तस्वीरों के साथ एक चिट्ठी भी डाल दूंगी कि कैसे तुमने मेरे घर में रात बिताई है। पर मैंने तो आज तक बस तुम्हारा हाथ ही पकड़ा है। मैं डरकर बोला, ये बस हम दोनों जानते हैं, मधु नहीं। कहकर वो हंसती हुई चली गई। अब जान देने के सिवा कोई चारा नहीं, सोचता हुआ मैं घर की ओर बढ़ रहा था। एक आखिरी रात गोलू और मधु के साथ बिता लेता हूँ। सुबह जो निकलूँगा तो फिर वापस ना लौटूंगा। मधु के हाथों मरने से अच्छा है चुपचाप मर जाऊं। मैं घर पहुंचा, मन बहुत उदास था। खाना भी नहीं खा पाया, बस गोलू को सीने से लगाए बैठा रहा। मधु भी ना जाने क्यों आजकल मुझे किसी बात के नहीं कोसती। आज ऐसा लग रहा था वो मुझे खूब खरी खोटी सुनाए, चाहे तो मुझे दरवाज़ा बंद करके खूब पीटे। ना जाने क्यों आज भी सबके सामने मार खाने से डर रहा था मैं। रात बीत रही थी, गोलू भी सो चुका था। मैं आंखें खोले घर घर करते पंखे को एकटक देख रहा था। मुझे लगा था मधु सो गई है। कविता से झगड़ा हो गया है क्या, इतने उदास हो। वो मुंह फेरकर बोली, मुझे लगा अभी मेरा दिल उछलकर हाथ में आ जाएगा, इतना डर गया मैं। लाख कोशिश के बाद भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। कुंवारी है ना वो, साथ रहना चाहते हो क्या, वो बोली। नहीं, ऐसा क्यों बोल रही हो, मैंने मरी हुई आवाज़ में पूछा। तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती मैं, तुम्हारी खुशी के लिए तुझे छोड़ भी सकती हूँ। इतना डरने की ज़रूरत ना है मुझसे, खा नहीं जाऊंगी। अगर इतना प्यार करती हो तो कभी दिखाया क्यों नहीं, क्यों मेरी कभी भावनाओं की कद्र नहीं करती। तुम्हें पता है कितना दुखी रहता था मैं। आज जो भी हुआ उसकी जिम्मेदार तुम हो। मैंने तो सदा तुम्हें खुश रखने की कोशिश ही की है। मैं रोते रोते बोला, मैं चाहता था उसे मुझ पर दया आ जाए। जानती हूँ सारी गलती मेरी ही है, उसने आसानी से मान लिया। बचपन से सदा अपने पिता को माँ को दबाते हुए ही देखा था। उनकी हर छोटी छोटी गलती पर वो उन्हें मारते पीटते थे। माँ हमेशा डरी सहमी रहती थी। मैं माँ पर गुस्सा करती, तुम चुपचाप क्यों सहती हो, तो कहती, पहली बार ही गलती कर दी थी जो इन्हें रोका नहीं था, नहीं तो आज ये मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर पाते। मैंने सोच लिया था जो मेरे घर में होता था वो अपने घर में नहीं होने दूंगी, इसलिए बहुत प्यार करते हुए भी कभी जताया नहीं तुम्हें। पर जब तक मुझे मेरी गलती समझ आई तुम दूर जा चुके थे। मैं गोलू को लेकर पार्क गई थी, वहीं देखा था उसे, तुम्हारे कंधे पर सिर रखे बैठी थी। बाद में पता की तो पता चला तुम्हारे ऑफिस में ही काम करती है। मुझे माफ़ कर दो मधु, मैं हाथ जोड़कर रोता हुआ बोला। क्या चाहते हो, जो चाहोगे वही होगा। मैं तो कल भी तुम्हें ही और आज भी। वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है, कहकर मैंने उसे सारी बात बता दी। जब बोल दिया कि जो तुम्हें चाहिए हो वही होगा, तो वो कौन होती है तुम्हें डराने वाली। कल से उसकी हिम्मत नहीं होगी तुम्हें आंख उठाकर देखने की। चलो अब आराम से सो जाओ। तुम क्या करने वाली हो, ये जानकर क्या करोगे। और दोबारा किसी की ओर देखा तो वो आंखें दिखाकर बोली, तुम नहीं बदल सकती, अब भी डांट रही हो देखो। तुम प्यार करोगी तो कसम खाता हूँ किसी को नहीं देखूंगा। कल घर में रहकर गोलू का ख्याल रखना,
मुझे कहीं जाना है कहकर उसने मुझे गले से लगा लिया। आज उसकी बाहों से ज़्यादा सुकून मुझे जन्नत मिल जाने से भी नहीं मिलता। जिंदगी की सबसे मीठी नींद थी जो उस रात मैंने ली थी। सुबह उठा तो वो जा चुकी थी, ना जाने कहाँ गई सोचकर मैं डर रहा था। 2 घंटे बाद वो लौट के आई और बोली, अब तुम्हें कोई परेशान ना करेगा। क्या किया तुमने? करना क्या था? बाल पकड़कर घसीटती हुई पुलिस थाने ले जाने लगी तो मेरे पैर पकड़कर रो रो कर कहने लगी, मुझे बदनाम न करो, मैं कल ही शहर छोड़कर चली जाऊंगी। अब जब चली ही जाएगी तो हमें क्या, मैं वापस आ गई। वो आराम से बोली, मुझे पहली बार ऐसी खतरनाक बीवी मिलने पर गर्व हो रहा था। मैंने भगवान को ढेर सारा धन्यवाद दिया और अपनी मधुबाला को गले से लगा लिया। दोस्तों, अक्सर हम पत्नियां अपने पति से ढेरों अपेक्षाएं रख लेते हैं और उन पर शिकायतों का वर्षा करना शुरू कर देते हैं, बिना उनकी परिस्थिति को जाने, बिना उनकी भावनाओं को जाने। देखा जाए तो इसमें दोष हमारा भी है। जिस तरह हम उनसे इच्छा रखते हैं कि वो हमें समझे, हमें प्यार करे, एक पति भी तो अपनी पत्नी से ऐसा ही चाहता होगा ना, कि उनकी पत्नी भी उनकी भावनाओं को समझे, उन्हें प्यार करे, उनके दुख में उनका सहारा बने। और जब ऐसा नहीं होता तो वे दूरियां बना लेते हैं। तो दोस्तों, इस रिश्ते को कड़वाहट से नहीं, प्रेम से सींचिए और हमेशा खुश रहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।